कक्षा 11 आरोह भाग 1 प्रश्न अभ्यास पाठ गलता लोहा। लेखक शेखर जोशी। नंबर 1 कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। इसका उत्तर है जब मास्टर जी धनराम को 13 का पहाड़ा याद करने के लिए कहते हैं तो वह याद नहीं कर पाता। तब मास्टर जी उसे अपनी 5 दरातियां धार लगवाने के लिए देते हैं। मास्टर जी मानते हैं कि किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं है। धनराम ने जैसे ही हाथ पैर चलाना सीखा उसके पिता ने उसे धौंकनी फूंकने के काम में लगा दिया। इस तरह वह समय गुजरने के साथ ही हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सीखने लगा। इस प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। राम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था क्योंकि एक तो वह स्वयं को नीची जाति का समझता था। यह बात बचपन से ही उसके मन में बैठा दी गई थी। नंबर 2 मोहन कक्षा का सबसे होशियार लड़का था। वह हर प्रश्न का उत्तर देता था। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था। वह अच्छा गाता था। नंबर 3 मास्टर जी को लगता था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल तथा उनका नाम रोशन करेगा। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? उत्तर है मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें मारी और धौंकनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। मोहन उच्च जाति का होने के बाद भी निम्न जाति का कार्य कर रहा था। उसके इसी व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य होता है। लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? मोहन अपने गांव का एक होनहार विद्यार्थी था। 5वीं कक्षा तक आते आते मास्टर जी सदा उसे यही कहते कि एक दिन वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। जब 5वीं कक्षा में उसे छात्रवृत्ति मिली तो मास्टर जी की भविष्यवाणी सच होती नजर आने लगी। यही मोहन जब पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदार रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा तो उसने उस होनहार को घर का नौकर बना दिया। बाजार का काम करना, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, इस काम के बोझ ने गांव के मेधावी छात्र को शहर के स्कूल में अपनी जगह नहीं बनाने दी। इन्हीं स्थितियों के चलते लेखक ने मोहन के जीवन में आए इस परिवर्तन को जीवन का एक नया अध्याय कहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है और क्यों? उत्तर है जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग वचन कहे, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इन व्यंग वचनों को जबान के चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है परंतु जबान की चाबुक मन पर चोट करती है। यह चोट कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में लग गया। बिरादरी का यही सहारा होता है। यह वाक्य किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा और क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? उत्तर है यह वाक्य मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कही। जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उनसे सहानुभूति जताई और उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता था। उसने व परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर वापस भेज दिया। आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है?
किस प्रसंग में कहा गया है, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक गुणों को उजागर करता है। उपर्युक्त वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। जब मोहन भट्टी में डालकर लोहे की मोटी छड़ को त्रुटिहीन गोलाई में ढालकर सुडोल बना देता है, तब उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। यह मोहन की चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता, अपने मित्र की मदद कर वह उदारता का भी परिचय देता है। गांव और शहर दोनों जगह चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करें और लिखें। गांव में मोहन अपने लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरे गांव की पाठशाला में जाने के लिए प्रतिदिन नदी पार करना, मन लगाकर पढ़ना, हर अध्यापक के मन में अपनी जगह बनाना, ये सारे संघर्ष वह अपने भविष्य बनाने और अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए कर रहा था। लखनऊ शहर में जाकर रमेश के घर में आलू लाना, दही लाना, धोबी को कपड़े देकर आना, ये सब काम वह रमेश के परिवार के लिए कर रहा था। इससे उसका अपना भविष्य धूमिल हो गया और माता पिता के सपने टूट गए। गांव का होनहार बालक शहर में घरेलू नौकर बनकर रह गया था। इसी प्रकार के तर्क लिखकर सहपाठियों के साथ चर्चा का आयोजन किया जा सकता। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। उत्तर है, मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व अध्यापक के रूप में ठीक ठाक लगता है। वे अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को लगन से पढ़ाते थे। वे किसी के सहयोग के बिना पाठशाला चलाते थे। वे अनुशासन प्रिय हैं तथा दंड के भय आदि के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। वे होशियार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन सब विशेषताओं के बावजूद उनमें कमियां भी हैं। वे जातिगत भेदभाव को मानते हैं। वे विद्यार्थियों को सख्त दंड देते थे। वे मोहन से भी बच्चों की पिटाई करवाते थे। वे कमजोर बच्चों को कटु बातें बोलकर उनमें हीन भावना भरते थे। प्रश्न 9, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? चर्चा करें। इस कहानी का अंत और कई तरीके से हो सकता है। नंबर 1, मोहन द्वारा गांव लौटकर छूटे मान की रक्षा के लिए कोई काम न करना और खाली बैठे रहना। नंबर 2, मोहन के माता पिता का विद्रोह कर उठना और रमेश से झगड़ा करना, दोषारोपण करना। नंबर 3, धनराम को देखकर मोहन का मुंह फेर लेना और बात न करना। नंबर 4, मोहन द्वारा एक छोटा कारखाना खोलकर ग्रामीण लड़कों को हाथ का हुनर सिखाना। इसके अतिरिक्त भी कहानी का अंत और कई तरीके से हो सकता है।